हेलो स्टूडेंट्स, बच्चा लोग देखो आपका वैसे चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, यहाँ वहाँ के 2-3 टॉपिक्स है, बहुत बड़े नहीं हैं एंड बहुत उसके अंदर कोई फॉर्मूलाज भी नहीं है। सो वो हम पहले आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है एक तो ब्लड प्रेशर या आप कह सकते हैं हार्ट की एक्शन। बेटा हर बार तो नहीं बट कई कई बार हार्ट अटैक आने का रीज़न क्या है वो हम बर्नौलीज थ्योरम से समझ सकते हैं। देखो जब हमारा ब्लड बेटा फ्लो हो रहा है तो वो एक स्ट्रीम लाइन है, सीधे 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 फ्लो हो रहा है, कोई ज़्यादा उसमें उछाल नहीं है, तो उससे हम स्ट्रीम लाइन कह सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि फ्लो के अकॉर्डिंग स्ट्रीम लाइन या लेमिनार या तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, देखते हैं वो क्या होता है। ठीक है, अब बेटा अगर मान लो कि किसी प्लेक, क्या बोला मैंने, किसी प्लेक कोई इम्प्योरिटी के कारण अगर हमारी नस ब्लॉक हो जाती है, पता है कहते हैं ना स्टैंड डालना पड़ता है, नस ब्लॉक हो गई है, कुछ कचरा जमा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मास बढ़ गया है, तो हमारे नस के अंदर आर्टरी या वेन के अंदर बेटा एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से देखो बेटा ये आप इमेजिन करो एक ट्यूब आ रही है और यहाँ से ट्यूब थोड़ी मोटी हो गई अंदर की तरफ, यहाँ पे कुछ जमा हो गया है बेटा। देखो ये एरिया के कंपैरिजन में ये एरिया कम हो जाएगा, है क्या नहीं। अब हमको पता है कि ये एरिया अगर कम है तो यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फ्लो ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया इनटू वेलोसिटी, है ना। हम देखा था ना हमने बेटा, एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर कुछ जमावट हो रही है तो वहाँ पे हमारे ब्लड का प्रेशर, ब्लड की वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी। अब बेटा बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। चलो मैं हाइट की तो बात करता ही नहीं अभी, ठीक है, हाइट तो मतलब पिक्चर में लाते नहीं हम लोग, बट बेटा अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इस पूरे को लेवल में रखने के लिए प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा। वेलोसिटी इंक्रीज क्यों हुई, एरिया कम हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण अब प्रेशर कम हो गया। अब ब्लड का प्रेशर कम हो गया मतलब ब्लड ज़्यादा आगे जा ही नहीं रहा। अब क्या होगा, हार्ट से एक और धक्का आएगा, वो अपने अंदर से प्रेशर बढ़ाएगा ताकि ये ब्लड अंदर जावे। बेटा अगर ब्लड पे प्रेशर नहीं है तो वो जल्दी से आगे फ्लो नहीं हो रहा होगा, यानी कि जितना टाइम पे जाना चाहिए दूसरे ऑर्गन्स में वो नहीं जा रहा होगा। सो हार्ट क्या करेगा, एक और अटैक देगा, मतलब एक और प्रेशर लगाएगा। अब वो प्रेशर लगा रहा है जिसके कारण वेलोसिटी और बढ़ गई, वेलोसिटी और बढ़ गई, पहले ही वेलोसिटी ज़्यादा थी अब और वेलोसिटी बढ़ गई। बेटा वेलोसिटी और इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अब हार्ट वापस प्रेशर लगा रहा है। होगा क्या कि धीमे धीमे हार्ट को ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। एक समय, 2 समय, 3 समय तक ठीक था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हार्ट झेल नहीं सकता एंड वो रिजल्ट हो जाता है हार्ट अटैक में। समझ आया। तो अगर कभी कोई नस ब्लॉक होने के कारण हार्ट अटैक आता है तो उसका रीज़न ये होता है जो कि हम बर्नौलीज थ्योरम से समझ सकते हैं। क्लियर। अच्छा अब एक दूसरा रीज़न, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये तो हार्ट अटैक का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। बड़ा बर्नौलीज थ्योरम है ना, हम एक और जगह लगा सकते हैं, कहाँ पे, किसी स्पिनिंग बॉल में, या तो फिर आप कह सकते हैं एरोफॉइल। एरोफॉइल क्या होता है बेटा, जो एरोप्लेन की विंग्स होती है ना, एरोप्लेन की विंग्स पता है आपको, ऐसी है ना, इस शेप को हम कहते हैं एरोफॉइल। अब हो क्या रहा है, चलो पहले बॉल की बात करते हैं। बेटा देखो अगर मान लो मैं सिंपली कोई बॉल फेंकूं तो वो स्ट्रेट जाएगा, लेकिन अगर मैं किसी बॉल को घुमा के ऐसे स्पिन करके फेंकूं ना तो वो हवा में थोड़ा सा डेविएट होता है। एक्चुअली मान लो कि बॉल है, इसको मैं स्पिन कर रहा हूँ, स्पिन करके फेंक रहा हूँ, इसको जाना ऐसे चाहिए था, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ऐसे जाना चाहिए था, बट ये क्या होगा, ऐसे जाते थे थोड़ा ऐसे हो जाएगा या थोड़ा ऐसे डेविएट हो जाएगा, कहीं ना कहीं डेविएट हो जाएगा। क्यों, क्या हो रहा है भाई, क्यों डेविएट हो रहा है। एरोप्लेन में ऐसा तो क्या है कि वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप इसको हम कह सकते हैं, देखो यहाँ से हम एक और चीज़ समझेंगे, फोर्स या एरोफॉइल से हम समझेंगे फोर्स ऑन विंग, अरे यार सॉरी, फोर्स ऑन विंग, या तो बेटा इसको कहते हैं लिफ्ट, लिफ्ट करा दे,
हमको भी तो लिफ्ट करा दे। ठीक है, अब हो क्या रहा है बेटा, देखो जब आप किसी बॉल को, मान लो मैं इसको ऐसे स्पिन कर रहा हूँ, ये एक बॉल है ना, ऐसे घूमते हुए जा रहा है बेटा। अब बॉल की सरफेस थोड़ी रफ होती है, एक्चुअली जो भी सरफेस है थोड़ी तो रफ होगी। वो क्या करेगा, यहाँ पे बेटा फ्लूइड है, क्या है यहाँ पे, फ्लूइड है। अब बॉल यूं जा रहा है और हवा भी किसी जगह जा रही होगी, मान लो कि हवा जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अच्छा अब बॉल के इस मोशन के कारण, बेटा ये हवा को भी अपने साथ साथ लेके जा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स लिक्विड और सॉलिड और फ्लूइड के बीच का फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स है। उस विस्कस फोर्स के कारण बेटा थोड़ी एयर भी इसके साथ चलने लगेगी। होगा क्या, चलते 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 यहाँ पे एयर की थोड़ी भीड़ जमा हो जाएगी और यहाँ पे थोड़ा खाली हो जाएगा। अब होगा क्या बेटा, ऊपर एयर ज़्यादा मतलब ऊपर की वेलोसिटी ज़्यादा। देखो ना बेटा, एयर यूं जा रही थी और भी एयर जा रही है, तो ऊपर की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, नीचे की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, मैं भी हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें हाइट ज़्यादा फर्क मैटर करेगा ही नहीं। प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। बेटा अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी ऊपर का प्रेशर कम है, नीचे का प्रेशर ज़्यादा है। क्यों, बिकॉज नीचे वेलोसिटी कम है, तो नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसी कारण बेटा ये बॉल थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि जैसे जाना चाहिए था वैसे जाने रहा, कुछ और जा रहा है। क्रिकेट के अंदर बेटा हम बॉल को ना यूं घुमाते हैं, अभी तो हमने एग्जांपल ऐसा लिया है, बॉल यूं घूम रहा है, बट एक्चुअली जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल यूं घूमता है, यूं। सो उस समय क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऐसे या ऐसे होगा, डिपेंडिंग ऑन स्पीड। ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है, समझ आ रहा है आपको। सेम कॉन्सेप्ट एरोफॉइल में भी है। एरोफॉइल जब जा रहा है तो उसका शेप के कारण नीचे की हवा ऊपर आ रही है, वेलोसिटी ऊपर बढ़ रही है, ऊपर का प्रेशर कम हो रहा है, नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है। बड़ा वो आप लोग उत्तरायण में टुक्कल चगाते ना, वो चाइनीज़ टुक्कल आती थी, जस्ट नीचे से जला दो, क्या रहा है। चलो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ कि वहाँ पे बेटा आप जब आग जला रहे हो, आग जलने की वजह से ऊपर की हवा गर्म हो रही है, मतलब उसका प्रेशर कम हो रहा है, मतलब नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, और उसी कारण वो चीज़ ऊपर जा रही है। जब तक जलेगा तब तक जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। जैसे वो बलून में नहीं होता, बलून में वही कॉन्सेप्ट, आग अंदर से जल रही है, आग क्या कर रही है, आजू बाजू की हवा को पतला कर रही है, मतलब प्रेशर कम कर रही है। तो जब प्रेशर ऊपर का कम होगा, नीचे का ज़्यादा होगा, उस समय बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी। और बेटा यही चीज़ एरोप्लेन को मदद कर रही है। आप सोचो ना, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, किसी ताज्जुब की बात है। हो क्या रहा है, आप अगर कभी प्लेन में बैठे हो बेटा, तो एरोप्लेन ना स्टार्टिंग से बहुत स्पीड पकड़ता है, पहले तो बहुत स्पीड पकड़ेगा फिर उड़ेगा, डायरेक्टली नहीं उड़ता। ऐसा क्यों हो रहा है, स्पीड क्यों पकड़नी पड़ रही है, जैसे वो स्पीड पकड़ रहा है उसके नीचे की एयर ऊपर जा रही है, जिसका मतलब ऊपर प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, नीचे प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, और यही प्रेशर के कारण उसको एक फोर्स मिल रहा है, लिफ्ट। समझ आया आपको, लिफ्ट मतलब क्या होता है, पकड़ के ऊपर ले जाना, तो हवा पकड़ के एरोप्लेन को ऊपर ले जा रही है, मतलब यहाँ पे एरोप्लेन का वजन बैलेंस हो रहा है। आहा, गजब की बात, कितना भारी होता है एरोप्लेन, उसका वेट बैलेंस कर रहा है कौन, एयर। थिंक अबाउट इट, एक छोटी सी पतली सी एयर। ठीक है, तो ये था बेटा एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट। अब एक चीज है पास्कल्स लॉ। देखो बहुत इजी चीज़ है बेटा, आपको ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, मैं इसको इसलिए आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे चीज़ें हैं। पास्कल्स लॉ, बेटा पास्कल क्या कहता है, दैट प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जरा ध्यान से समझो कि कहना क्या चाह रहा है बेटा। अगर मान लो कोई लिक्विड में यहाँ ले लेता हूँ और इसको अगर मैं प्रेशर दिखा रहा हूँ, किसी चीज़ से ना मैं इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ, होगा क्या बेटा, ये प्रेशर ऐसा नहीं है कि इधर ज़्यादा लगेगा या इधर लगेगा या इधर, नहीं, सब जगह इक्वली लगेगा।
सब जगह इक्वल लगेगा। जितना प्रेशर यहाँ, जितना प्रेशर यहाँ, उतना ही प्रेशर यहाँ, उतना ही प्रेशर यहाँ, सब जगह हर डायरेक्शन में प्रेशर इक्वल लगेगा। ये है पास्कल्स लॉ। अब बेटा पास्कल लॉ की मदद से हमने हाइड्रोलिक ब्रेक बना ली। आपके गाड़ियों में जो ब्रेक लग रही है ना, उसको हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। आपने सुना होगा हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक ये, बड़ा वहाँ पे सब जगह ना लिक्विड का यूज़ किया जाता है या कहीं कहीं पे गैस का। देखो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि लिक्विड या गैस, बेटा एक लिक्विड आपके ट्रक को बैलेंस कर सकता है, आपके ट्रक को उठा सकता है। कौन? एक लिक्विड। देखना है कैसे, आइए अभी जस्ट एग्जांपल के लिए बेटा आपको समझा रहा हूं। कुछ ऐसी डिजाइन बनाई जाती है और यहां पे पूरा एक लिक्विड भरा जाता है, पूरे के अंदर सेम लिक्विड, सेम लिक्विड। ठीक है। अब बेटा इस जगह पर देखो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस जगह का एरिया कम है तो इस जगह का एरिया ज़्यादा है। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा हूँ, नीचे दबा रहा हूँ। अब मुझे पता है कि प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ये प्रेशर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, आगे 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 आगे, एंड यहाँ पे आएगा। एंड देखो यहाँ पे प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा बेटा एक और एडवांसमेंट, बर्नौलीज थ्योरम भी यहाँ पे लगाते हैं हम लोग। यहाँ का एरिया कम है, यहाँ का एरिया ज़्यादा है, मतलब बेटा यहाँ की वेलोसिटी कम हो जाएगी। मैं इसको अंदर पुश करूँगा, ये थोड़ी ऊपर इसके अंदर जगह होगी, ठीक है। मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी उसके कंपैरिजन में यहाँ की वेलोसिटी कम होगी। क्यों? एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से वेलोसिटी कम। बेटा वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा। मतलब क्या ज़बरदस्त सिनेरियो यार। आप इतनी सी जगह में थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हो, आगे जाके वो प्रेशर बढ़ जा रहा है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। जस्ट इमेजिन। यानी कि बेटा यहाँ से मैं अपने पाँव से पंप कर रहा हूँ और वहाँ से एक गाड़ी ऊपर आ रही है। जब कार का टायर बदलना होता है तो एक छोटे से मशीन से हम करते हैं ना, चलो वहाँ पे तो गोल घुमाते हैं, बट आजकल ऐसी चीज़ आ गई है, आप सिर्फ पाँव से पंप करो, धीमे 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 वो गाड़ी का वजन सहन कर लेता है। इतनी ज़बरदस्त है हाइड्रोलिक। बड़ा ब्रेक भी ऐसे ही लगती है, ब्रेक के अंदर भी यही सिस्टम यूज़ किया है। होता क्या है ब्रेक के लिए, मान लो कि ये व्हील है, यहाँ पे एक कंटेनर होगा जिसके अंदर कोई लिक्विड डाला हुआ है। यहाँ से हमने क्या कर दिया है, 2 रबड़ अटैच कर दिए हैं। रबड़ तो आपको पता है जो ब्रेक के लिए यूज़ होता है। अब क्या कर रहे बेटा, इसके अंदर ऐसा एक पिस्टन लगा दिया और ये कनेक्ट कर दिया ब्रेक के साथ। कार की बात कर रहा हूँ मैं, सब में ऐसा सिस्टम है, फिलहाल कार की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप पाँव से ब्रेक मारते हैं हम लोग, यहाँ से आपने इसको नीचे दबाया, ये नीचे गया, बेटा ये नीचे जाएगा। हमने क्या बोला, प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जितना इधर जा रहा है उतना इधर जाएगा। तो कुछ प्रेशर यहाँ, कुछ प्रेशर यहाँ, और वो प्रेशर बाहर की तरफ, यानी ये रबड़ क्या होगा, आपकी जो रिंग है, रिंग टायर की जो स्टील रिंग होती है ना, उससे अटैच हो जाएगा, मतलब उसको रोकने की कोशिश करेगा। एक रबड़ का फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, रबड़ का फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपने फ्रिक्शन फोर्स से इसको पकड़ने की या रोकने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा है? सो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। पास्कल्स लॉ, प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बस इतना ही वो कहना चाह रहा है। एंड बेटा फॉर्मूला आपको देगा वही, फोर्स बाय एरिया। बेटा वो तो हमको पता ही है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे फोर्स कम। अच्छा एक चीज़ और, हम बेटा जो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं उसको हम एफर्ट कहते हैं। जो फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं उसको एफर्ट कहते हैं, और जो फोर्स बेटा इस तरफ लगने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, लोड। बिकॉज हम कोई ना कोई लोड यहाँ पे कनेक्ट करके रखेंगे, कोई ट्रक, कोई बाइक या कोई भी हैवी चीज़ वहाँ पे हम रख सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक इफेक्ट एंड पास्कल्स लॉ। अब एक आखिरी प्रॉमिस एक आखिरी आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का। क्या है वो आखिरी टॉपिक?
मैग्नस इफेक्ट जो है बेटा, जो आपने बॉल की बात देखी थी ना, बॉल हमने क्या देखा था कि बॉल जब स्पिन कर रहा है तो उसके ऊपर और उसके नीचे प्रेशर अलग अलग है, तो जिस इफेक्ट के कारण वो ऊपर जा रहा है उसको मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। सो मैग्नस इफेक्ट रिमेनिंग नहीं है, वो हो चुका है, मैं नाम बोलना भूल गया था। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, जो प्रेशर डिफरेंस के कारण बॉल ऊपर जा रहा है उस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, अब लास्ट है बेटा रेनॉल्ड्स नंबर। क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर, समझते हैं। इसको समझने के लिए बेटा आपको फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। फ्लो ऑफ फ्लूइड बेटा, फ्लो ऑफ फ्लूइड है ना, दो टाइप के होता है, तीन टाइप के चलो बोल देते हैं। एक होता है लेमिनार, जिसको हम स्ट्रीमलाइन के नाम से जानते हैं। स्ट्रीमलाइन पढ़ रखा है ना, उसी को हम लेमिनार कहते हैं। लेमिनार का मतलब क्या है बेटा, कि जो वाटर की लेयर्स है बेटा वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, मतलब अपने दिशा में चलती जा रही है। जैसे बेटा एक छोटी सी पाइप होती है ना, आप घर में जो पाइप यूज़ करते हो उसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है, बस अपने जगह पे जाए जा रहे, कोई आपस में डिस्टर्बेंस नहीं है। एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। कैसा, टर्बुलेंट फ्लो बेटा, टर्बुलेंट फ्लो जो नदियों में होता है, पानी कहीं कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, पानी की कोई लेयर कभी कहाँ जा रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, कुछ अता पता नहीं है कौन कहाँ जा रहा है। जब बहुत ही उछाल आता है ना पानी में, उस समय पानी कितना डेंजरस तरीके से जा रहा है, उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और बड़ा एक होता है इनका मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब है कि कुछ जगह पे स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो कुछ जगह पे टर्बुलेंट हो जाएगा, दोनों का मिक्स, कहीं पे लेमिनार कहीं पे टर्बुलेंट। अब क्या होगा, तो बेटा देखो कैसे जज करेंगे कि कब लेमिनार है कब टर्बुलेंट है। तो बेटा ये चीज़ क्यों हो रही है, वेलोसिटी के कारण। जब तक इसकी वेलोसिटी कंट्रोल्ड में है तब तक ये लेमिनार है, बहुत अच्छे से जा रहा है, लेकिन जैसे इसकी वेलोसिटी ओवर हो जाएगी, एक पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगी, इसका टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं जा रहा है। तो बेटा ऐसी वेलोसिटी जहाँ तक लेमिनार फ्लो मेंटेन रहता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको डिफाइन किया जाता है, मतलब सिंबॉलिक है VC। क्या होता है क्रिटोलिक इफेक्ट बेटा, द maximum velocity of fluid till which the fluid is laminar, या तो आप कह सकते हैं द वेलोसिटी, हाँ ठीक है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टिल विच द फ्लूइड is in the form of laminar flow is called critical velocity। अगर बेटा वेलोसिटी, देखो ध्यान से सुनना, अगर आपकी वेलोसिटी या तो स्मॉल है या तो इक्वल है क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो वो लेमिनार रहेगी, स्ट्रीमलाइन में रहेगी। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी क्रिटिकल से बढ़ जाती है, अगर आपकी वेलोसिटी क्रिटिकल से इंक्रीज हो जाती है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो ले लेगा। अब बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी की फॉर्मूला जब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली निकाली गई तो वो आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया वो प्रेशर को, जो भी लिक्विड के अंदर का प्रेशर है। बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया वो रो इनटू डायमीटर। कौन सा डायमीटर बेटा, जिस ट्यूब के अंदर या जिस चीज़ के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है, लिक्विड कहीं तो फ्लो होगा ना, तो वो डायमीटर डिपेंड करेगा। देखो हवा क्या है बेटा, हवा एक स्ट्रीमलाइन है। क्यों, अरे हवा देखो ना कितना किलोमीटर तक फैली हुई है, एटमॉस्फेयर ऊपर तक फैली हुई है ना, डायमीटर वेरी लार्ज। डायमीटर जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी, यानी इसकी वेलोसिटी कभी भी हाई होती ही नहीं है।
हाँ, जिस समय होती है फिर उस समय तो भूचाल आ जाता है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अब बेटा जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया गया तो देखा गया कि एक कांस्टेंट नंबर यहाँ पे आ रहा है। उस कांस्टेंट नंबर को हम एनआर से लिखते हैं। किससे? एनआर। एनआर का मतलब क्या बेटा? एनआरआई नहीं, एनआरआई नहीं, एनआर का मतलब है रेनॉल्ड्स नंबर। अब ये कैसा नाम है भाई? क्या करें, जिस साइंटिस्ट ने हमको बताया उसका नाम था रेनॉल्ड, उसने अपना नाम दे दिया। एक नंबर बेटा सिंपली एक नंबर है, हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। सो वो नंबर को एक वैल्यू थी, उस वैल्यू को नाम क्या दे दिया? रेनॉल्ड्स नंबर। अब बेटा अब कंडीशन बनाएंगे। देखो एक तो वेलोसिटी के बेस पे कंडीशन देख ली कि कब लेमिनार होगा, कब टर्बुलेंट। अब रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म्स में भी कंडीशन बनाएगी। तो हमने क्या किया बेटा, हमने रेनॉल्ड नंबर को सब्जेक्ट बनाया। अगर मुझे ये नंबर फाइंड करना हो, एन आर इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा वी रो डी अपॉन पी। समझ आ रहा है आपको? देखो बेटा ये पहली ऐसी फॉर्मूला है जहाँ पे डायमीटर पिक्चर में आ रहा है। हर जगह रेडियस आता था, यहाँ पे डायमीटर पिक्चर में आ रहा है। बेटा अब अगर मैं मान लो एक नॉर्मल सिचुएशन में, हम मान लो कि आपको कोई फ्लो है, आपको उसकी वेलोसिटी पता है, उसकी डेंसिटी पता है, उसका डायमीटर पता है और उसके अंदर का प्रेशर पता है। सो आप रेनॉल्ड नंबर ढूंढ सकते हैं। अब इसकी एक रेंज दी जाती है। बेटा अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है, लेस देन 2000 है, तो उस समय लेमिनार फ्लो होता है। गिठान बांध लो। एक कंडीशन क्या, फ्लो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, इस समय रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होता है। बेटा अगर मैं टर्बुलेंट की बात करूं, थोड़ा यहां से डिजाइन खाली मिटा रहा हूं, बाकी सब एज इट इज है। इसके लिए बेटा जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो रेनॉल्ड्स नंबर बेटा 3000 से बड़े होते हैं। इसके लिए 2000 से कम, उसके लिए 3000 से ज़्यादा। सर बीच का कहाँ गया? तो बेटा बीच के लिए इधर आ जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ आप बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकती है बिटवीन कांस्टेंट वेलोसिटी से क्रिटिकल के बीच में। और बेटा इस समय के लिए रेनॉल्ड्स नंबर बिटवीन 2000 टू 3000 होता है। जब रेनॉल्ड नंबर इतना है तो उस समय मिक्सचर है, कुछ भी हो सकता है। जब 2000 से कम है तो लेमिनार, और जब 3000 से ज़्यादा है तो वो आ जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है बेटा? सो यहाँ पे ये टॉपिक और ये चैप्टर 100% आपका कंप्लीट होता है। छोटे बड़े जितने भी टॉपिक है बेटा सब हमने डिटेल में कवर किए हैं। बस अब आपका काम बाकी है, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करो एंड इसके लिए अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करो। थैंक यू।